जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My name is Mohammad Mahmood Mir and I was teaching you biology for class 10th. As you know that we have been studying kidney diseases and their treatment. And in the previous lecture we have been studying about renal failure, and then we discussed the method of treatment which was dialysis. And basically we discussed two major types of dialysis. First was peritoneal dialysis or hemodialysis, and the second one is called as the first one was called as peritoneal dialysis and the second one was called as hemodialysis. In the peritoneal dialysis, uh, a patient was injected with the dialysis fluid, and after the passage of some time that fluid was removed from the body, whereas in hemodialysis the blood was pumped out of the body into a dialyzer, which then cleaned the blood and returned the blood into the body. So even if we are not able to perform the dialysis, okay, the condition of a patient is so severe, or a person cannot afford to have dialysis on the regular basis due to some other disease or other tasks, then there is the second option of a kidney transplant. Okay, the although kidney transplant is not a very successful idea also, because you must have the kidney of the person which has the same body chemistry as yours. Body chemistry means उसके body के अंदर protein synthesis जो है, उसके body के अंदर बाकी सारे functions जो हैं वो almost exactly आपकी body जैसे होने चाहिए. ठीक है, ब्लड ग्रुप ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, वरना क्या होगा कि वरना आपकी बॉडी जो है उसमें क्या आ जाएगा, किडनी रिजेक्शन आ जाएगा, और बजाय इसके कि वो किडनी आपको बेनिफिट करे, उल्टा वो किडनी आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी. ठीक है, तो आज ज़रा हम किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में देखते हैं कि व्हाट शुड वी बी कीपिंग इन माइंड व्हेन वी आर transplanting a kidney. So in kidney transplant, first of all we will be talking about dialysis, because when we will have a concept of dialysis then we will be able to understand kidney transplant. देखें, पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करते थे, पेशेंट को पेरिटोनियम कैविटी के अंदर एक डायलिसिस फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता था जो उसकी बॉडी के अंदर स्टोर रहता था. उसके गिर्द जो ब्लड वेसल्स होती थी वो वेस्ट मटेरियल कैरी करती थी. ठीक है, तो वो फिर क्या करती थी, ब्लड के अंदर हायर क्वांटिटी में होने की वजह से कहाँ पर ट्रांसफर कर जाता था, पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर, यानी जो डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनियम में हमने डाला था उसके अंदर, और वहां से फिर उसको पंप करवा के कहाँ पर भेज देते थे, वहां से उसको फिर पंप करवा लिया जाता था दोबारा बॉडी से बाहर. तो क्या आता था, जो वेस्ट है वो निकल जाता था. ठीक है, दूसरे केस में क्या करते थे हम, बॉडी का पूरा ब्लड, ठीक है, उसको डायलाइजर के अंदर पंप करवाते थे. डायलाइजर के अंदर से क्लीन होने के बाद वो दूसरी वेन के जरिए दोबारा बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता था, इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता था. तो अब देखें, ये दोनों बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क हैं. ठीक है, और पेशेंट के लिए ज़्यादा तकलीफ दें. अब पेशेंट को बार बार डायलिसिस फ्लूइड इंजेक्ट करना या उसको एक ही बिस्तर पर लिटा के रखना कि उसकी जो है वो बॉडी क्लीन हो जाए, तो ये पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है. ठीक है, और जो अटेंडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने बार बार उनकी ये डायलिसिस करनी है, ठीक है, आल्दो उन्हें पैसा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी हेक्टिक जॉब. ठीक है, लोग बार बार एक ही काम करना पसंद नहीं करते. ठीक हो गया. तो अब क्या किया जाएगा, अनदर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज किडनी फेलियर इज अ किडनी ट्रांसप्लांटेशन. तो जो सेकंड मेथड अपनाया जाता है, जो सेकंड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है फॉर द किडनी, टू कंपनसेट फॉर द किडनी लॉस और किडनी फेलियर, इट इज बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है टू रिमूव द किडनी फ्रॉम अ हेल्दी बॉडी एंड ट्रांसप्लांट इट इनटू एन अनहेल्दी बॉडी. मतलब एक नॉर्मल, एक हेल्दी किडनी आपने लेना है, एक नॉर्मल और एक हेल्दी इंसान से, और उस किडनी को आपने एक अनहेल्दी इंसान में, और द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर, उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देना है, यानी उसकी किडनी रिमूव कर देनी है और उसकी जगह ये वाली किडनी लगा देनी है. ठीक है, अब वो किडनी कहाँ से आएगी, किडनी में बी डोनेटेड बाय अ डिसीज्ड डोनर और अ लिविंग डोनर. अब डिसीज्ड किसको बोलते हैं, डिसीज्ड बोलते हैं अ पर्सन हु हैज डाइड. ठीक है, एक ऐसा आदमी जो फ्रेशली मरा है, ठीक है, उसे कुछ देर हुई है मरे हुए, और उसकी विल थी कि वो क्या किया जाए जी, उसकी किडनी डोनेट कर दी जाए. तो उसकी किडनी को निकाला जाएगा और उसको किसी ऐसे पर्सन के अंदर जो कि किडनी फेलियर से, किडनी फेलियर का शिकार है और इज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर, दैट किडनी विल बी इम्प्लांटेड इन दैट पर्सन. ठीक है, तो नॉर्मल बंदे की निकाल के जब वो मर गया, वहां से क्या किया हमने,
हेल्दी पर्सन के अंदर, जो अनहेल्दी पर्सन के अंदर, और द पर्सन हु वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर, उसके अंदर हमने इम्प्लांट कर दी। ठीक है। दूसरा केस ये है कि लिविंग डोनर। लिविंग डोनर मीन्स कुछ लोग खुशी से करते हैं। खुशी से ऐसे करते हैं कि किसी के वालिद को या वालदा को या भाई या बहन को चाहिए गुर्दा, ठीक है, तो वो अपना दिल गुर्दा बड़ा करके क्या करेंगे, दे विल डोनेट देयर किडनी टू देयर पेरेंट्स और टू देयर सिबलिंग्स। ठीक है। तो अब वो क्या हुआ, उस केस में हमने क्या किया, एक लिविंग डोनर से हमने क्या की, एक हेल्दी किडनी निकाली और बहन भाई माँ बाप चाचा चाची जिसको चाहिए थी हमने उसको इम्प्लांट कर दी। ठीक है। तो दो तरीकों से हम किडनी ऑब्टेन कर सकते हैं, डिसीज्ड डोनर की और लिविंग डोनर की। अब डिसीज्ड के केस में ये बात याद रखनी है आपने कि जो डिसीज्ड है, जो मरा हुआ है, वो फ्रेशली डाइड हो, ठीक है, रिसेंटली डाइड हो। ऐसा ना हो कि वो मरा था जी कल, परसों 48 घंटे गुजर गए, 72 घंटे गुजर गए, अभी तक उसकी किडनी निकाल के हमने ट्रांसप्लांट नहीं की। ठीक है। तो डिके का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो किडनी जो है वो किसी काम की भी नहीं रहेगी। सो इट मस्ट बी रिमूव्ड इमीडिएटली एंड ट्रांसप्लांटेड immediately into the person suffering from kidney failure, otherwise the kidney will not be able to perform its function in the healthy body। ठीक है। अब कहता है जी द डोनर मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। कहता है अब आप किडनी लेने के लिए ऐसा डोनर भी चूज कर सकते हैं। डोनर बेसिकली कहते हैं द पर्सन हु डोनेट्स, जो डोनेट करना पसंद करता है। ठीक है। तो जब डोनर जो है आपका ब्लड रिलेटिव भी हो सकता है। ठीक है। मतलब अम्मी अब्बू बहन भाई चचा चची खाला खालू मुमानी, इस तरह कोई ब्लड रिलेटिव क्लोज रिलेटिव हो सकता है। और ठीक है, मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, या हमारा बिल्कुल कोई दूर दूर तक का भी रिश्तेदार नहीं हो सकता। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, हमने बॉडी केमिस्ट्री मैच करनी है। इफ वी हैव मैच द बॉडी केमिस्ट्री, अब चाहे वो मेरा कजन है, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरी बहन है, उसने मुझे किडनी दी, या वो मेरा डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं लगता, ठीक है, कोई अननोन पर्सन था, उसने मुझे अपनी किडनी दी, ठीक हो गया। तो दोनों केसेस में क्या होगा, आपके पास किडनी इम्प्लांट हो सकती है इफ एंड ओनली इफ बोथ हैव द सेम बॉडी केमिस्ट्री। कहता है नाउ बिफोर ट्रांसप्लांट, आप किडनी को ट्रांसप्लांट करने से पहले द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ द डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड। ठीक है। अब क्या किया जाएगा कि देखिए टिश्यूज के अंदर प्रोटीन्स सिंथेसाइज होती रहती हैं और हर पर्सन के अंदर करना चाह रहे थे।
जो हमारे पास डोनर की किडनी है उसको जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, एक ऐसा पर्सन जिसके किडनी जो है वो बिल्कुल हेल्दी थी एंड ही हैज़ डोनेटेड हिज किडनी टू द पेशेंट हु वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर। तो अब जब हमने हेल्दी किडनी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसप्लांट करनी है, ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि किडनी के अंदर जो हाइलस रीजन होता है, हाइलस रीजन बेसिकली वो रीजन है जो अंदर की तरफ बेंड हुआ हुआ होता है, ठीक है, कनकेव होता है। अब वो जो कनकेव रीजन है, उस कनकेव रीजन में से आपको पता है एक रीनल आर्टरी आ रही होती है, एक रीनल वेन आ रही होती है और नीचे की तरफ यूरेटर जा रहा होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने पेशेंट का जो किडनी है वो ऐसे अलग करना है कि रीनल आर्टरी कट करनी है प्रॉपरली, रीनल वेन कट करनी है और यूरेटर कट करना है। जब वो अलग हो जाएगा पूरा, किडनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। और इसी तरह हमने जो पर्सन डोनेट कर रहा है उसकी बॉडी से पहले रीनल आर्टरी कट करनी है, फिर रीनल वेन कट करनी है और फिर यूरेटर कट करना है और फिर हमने उसको क्या करना है, इम्प्लांट करवा देना है, ठीक है। इम्प्लांट करवा देने का मतलब ये है कि हमने उसको पेशेंट की रीनल आर्टरी को किडनी की रीनल आर्टरी से अटैच करना है, रीनल वेन को रीनल वेन से अटैच करना है और यूरेटर को यूरेटर से अटैच करना है। जब ये तीनों अटैच हो जाएंगे, सो द किडनी हैज सक्सेसफुली बीन ट्रांसप्लांटेड, ठीक है। अब किडनी तो ट्रांसप्लांट हो गई। अब किडनी ट्रांसप्लांट से क्या पता चला कि दिस वाज नॉट माय ओरिजिनल किडनी बट वाज डोनेटेड बाय सम अदर पर्सन। तो अब मेरी बॉडी और उसकी बॉडी 100% कभी भी मैच नहीं करेगी, ठीक है। कुछ सिमिलैरिटीज होंगी दैट विल मेक द डोनर एलिजिबल फॉर मी, जिससे मैं उसकी किडनी अपने अंदर ट्रांसप्लांट करवा सकूंगा, बट अभी भी 100% मैचिंग ना होने की वजह से द एवरेज लाइफ टाइम फॉर अ डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 ईयर्स, ठीक है। अब एवरेज लाइफ टाइम वो गुर्दा जो है अगर आपकी जिंदगी हुई तो 10 से लेकर 15 साल तक काम करेगा, उसके बाद फिर वो भी काम करना क्या कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। जो वर्किंग एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, गुर्दा काम करना छोड़ देगा, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि डॉक्टर्स की इन एलिजिबिलिटी की वजह से या लालच की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो फेल हो जाता है। फेल कैसे हो जाता है कि डॉक्टर को सही तजर्बा नहीं था ऑपरेशन का, उसने वेन्स सही कनेक्ट नहीं की, ठीक है, या डॉक्टर लालची था, उसने पैसे लेने के लिए क्या किया कि जो पेशेंट है उसकी और जो डोनर है उसकी बॉडी केमिस्ट्री मैच नहीं की, वैसे ही किडनी निकाल के बस लगा दी, ठीक है। तो क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल्स द पेशेंट में बी गिवन अ सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब चूंकि हमने उसके अंदर से उसका गुर्दा तो निकाल लिया था, जो आर्टिफिशियल लगाया वो भी फेल हो गया, तो अब बॉडी ने फंक्शनिंग तो परफॉर्म करनी है ना, उसने अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो तो रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पेशेंट को दोबारा एक और गुर्दा डोनेट किया जाएगा, ठीक है। इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएट टाइम। अब क्या होगा, इमीडिएटली दो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, ठीक है। वन आफ्टर अनदर वी कैन नॉट डू टू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, यके बाद दीगरे दो ट्रांसप्लांटेशन नहीं की जा सकती। तो फिर वो जो हेल्दी जो अनहेल्दी किडनी था, जो ट्रांसप्लांट फेल हो गया था, दैट किडनी विल बी रिमूव और पर्सन को कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए क्या किया जाएगा, डायलिसिस पे रखा जाएगा, ठीक है। डायलिसिस के जरिए उसका ब्लड क्लीन किया जाएगा। जब पुराने जख्म जो हैं वो थोड़े राइप हो जाएंगे, वो थोड़े मेच्योर हो जाएंगे, तब नया कट दे के नई किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स जो इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का मतलब ये है कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, ठीक है, बॉडी ने वो जो नई किडनी आई है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इन्फेक्शन, जख्म जो थे वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुए, वो इन्फेक्शन हो गया, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई और इन्फेक्शन हो गया, यानी अब आप वहाँ से अपना काम जो है प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते। इम्बैलेंसेस इन बॉडी सॉल्ट्स, इम्बैलेंसेस का मतलब ये है कि अब आपकी बॉडी केमिस्ट्री जो है वो पहले और थी, लेकिन उस किडनी के बाद से जो है उसके अंदर जो है आपकी डाइट में ऐसी चेंजेस आई हैं कि अब आपकी बॉडी केमिस्ट्री वो नहीं रही, उसमें चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो अब उसकी वजह से क्या होगा, बोन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गुर्दा उस प्रॉपर उसको क्या कर रहा है, क्लीन आउट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो जो बोन्स हैं वो क्या हैं जी, वो उससे इन्फेक्ट होंगी। और अल्सर्स, अल्सर्स मतलब गुर्दे का जख्म, मैदे का जख्म, ठीक है, ये चीज़ें बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो है वो लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। लेक्चर से मुराद टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और टॉपिक कंप्लीट होने से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इस चैप्टर की कंप्लीशन के बाद हमारे पास इस चैप्टर की 7 एक्सरसाइज है, ठीक है।
राइट आफ्टर दिस टॉपिक एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हैं जी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली आपको अभी जब स्कूल रीओपन होंगे तो वहाँ पर साथ ही करवा दिए जाएंगे, या मैं चैप्टर 1 और 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए एक अलग से स्लाइड बना दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग पहले क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मार्क कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अब देखें उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी हमने पढ़ा था बेसिकली पेज नंबर 24 पे, पेज नंबर 24, फंक्शनिंग ऑफ किडनी, सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, द सेकंड स्टेप वाज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को सारा याद करोगे। थर्ड स्टेप यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन से पहले पहले वाला पैराग्राफ। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ किडनी का सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर क्या है जी आपके पास पेज नंबर 24 पे, फंक्शनिंग ऑफ किडनी का सेकंड पैराग्राफ। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू द प्लांट्स एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी। ठीक है, अब देखें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स जो थी हमारे पास, ठीक है, नहीं बल्कि वो तो डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं, वो है ये है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, पेज नंबर 19। ठीक है, 11.1.2 रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, पेज नंबर 19, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट से ऊपर ऊपर, दैट इज द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, एंड थर्ड जो है दैट इज बेसिकली व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बेसिकली आपके पास नेफ्रॉन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज बेसिकली नेफ्रॉन। तो ये आप लोग आ जाओगे पेज नंबर 23 पे, पेज नंबर 23 पे आओगे आप लोग। जब आप लोग पेज नंबर 23 पे आओगे तो जो किडनी की डायग्राम बनी हुई है, किडनी की डायग्राम के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, तो वहां से आपने इसको मार्क करना है, और पेज नंबर 24 पे जहां पर आपके पास नेफ्रॉन की डायग्राम बनी हुई है द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन के नाम से, ठीक है, वहां तक आपने इसको याद करना है, और डायग्राम भी इंक्लूडेड है, आपको डायग्राम लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, अदर देन दैट यू हैव नो अदर ऑप्शन। अगर आप ये क्वेश्चन लिखेंगे नेफ्रॉन से रिलेटेड एंड यू आर नॉट स्केचिंग द लेबल्ड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको जस्ट 2 मिलेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जस्ट आपको 2.5 मिलेंगे। आपके मार्क्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं डायग्राम के बायो में जितने थ्योरी के इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए सिर्फ थ्योरी लिख के आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इन बायोलॉजी एंड स्पेशली इन 10th क्लास बायोलॉजी यू मस्ट लर्न टू ड्रॉ डायग्राम्स, you must learn to sketch the diagrams, otherwise you will not be able to obtain maximum marks. ठीक है, कहता है what are the steps involved in the formation of urine in kidneys। ठीक है, अब ये देखें जी, हमें पता है यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स जो हैं वो बेसिकली 3 है। ठीक है, ये वही आ जाता है फंक्शनिंग ऑफ किडनी, फंक्शनिंग ऑफ किडनी, लेकिन फंक्शनिंग ऑफ किडनी कंप्लीट। ठीक है, पेज नंबर 24, 11.3.2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशंस। ठीक है, ये नासा वाले ब्लॉक से ऊपर ऊपर तक सारा आपने करना है। ठीक है, पेज नंबर 24 एंड पेज नंबर 25। ओके, कहता है जी along with excretion kidney also play role in osmoregulation, comment on this statement। कहता है along with excretion kidneys also play role in osmoregulation। ठीक है, तो अब आपने इससे रिलेटेड जो है ना कुछ थोड़ा सा सेल्फ क्रिएटिविटी करनी है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है। क्रिएटिव राइटिंग से मुराद ये है कि एक्सक्रीशन के अलावा किडनी ऑस्मो रेगुलेशन कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, तो किडनी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए मैं आपको जनरल हिंट्स दे देता हूँ। ठीक है, आपने इसको फिर अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करनी है। ये बेसिकली आप कह लें आप लोगों का एक किस्म का होम टास्क है। ठीक है,
इससे आप लोगों को पता लगेगा कि हमने अभी तक जो इस चैप्टर के बारे में पढ़ा उसमें से हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। तो किडनी प्ले ऑस्मोटिक रोल कैसे प्ले करती है जी? किडनी जो है वो वाटर बैलेंस मेंटेन रखती है, ठीक है। सॉल्ट्स की इनटेक और आउटटेक को पॉसिबल बनाती है। एक्सेस शॉर्टेज ऑफ वाटर में डाइल्यूट यूरिन की जगह कंसंट्रेटेड यूरिन सिक्रीट करती है, और जब हम पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें तो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में डाइल्यूट यूरिन सिक्रीट करती है, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास अगर आप कहना चाहें ना तो पेज नंबर 25 पे जो है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, वो वाला पैराग्राफ है, ठीक है। पेज नंबर 25 11.3.3 और पेज नंबर 26 के टॉप पे, ठीक है, गोट की किडनी से ऊपर ऊपर तक ये सारा वैसे तो इसके अंदर इंक्लूडेड है, पर अगर आप में से कोई अच्छा राइटर है, ही हैज़ द एबिलिटी टू राइट, ही और शी हैज़ द एबिलिटी टू राइट, ठीक है, अपने अल्फाज में लिख सकता है तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि कमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली अपने वर्डिंग इजी में किए जाते हैं, बट अगर आप ये भी फॉलो करते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं जी हमारे पास, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में देखें वो कहता है व्हाट आर द मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बॉडी, स्टेट द रोल ऑफ दीज ऑर्गन्स। अब मेजर ऑर्गन्स हमारे पास हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। अगर आप लोग आ जाएं पेज नंबर 21 पे, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 3 मेजर ऑर्गन्स थे। फर्स्ट था लंग्स, जो कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता था। सेकंड थी स्किन, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स। और जो थर्ड थी हमारे पास दैट इज बेसिकली किडनी, ठीक है। पेज नंबर 21 होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, जो 3 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं स्किन से ऊपर ऊपर तक, जस्ट वही और कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। अब वो कहता है आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। तो अब ये जो हमारे पास डायग्राम बनी है बेसिकली ये फंक्शनिंग ऑफ किडनी की बनी हुई है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हो गई क्या, फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ठीक है। और पेज नंबर 25 पे अगर आप आ जाएं तो एग्जैक्ट सेम डायग्राम आपके पास ड्रॉ हुई है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम डायग्राम आपके पास ड्रॉ हुई है, ठीक है। बट लेकिन उसकी लेबलिंग में और इसकी लेबलिंग में फर्क है, ठीक है। अब आप ये देखें, ये जो आपके पास फर्स्ट है बिल्कुल, ये मैं आप लोगों के साथ हाईलाइट करता जाता हूं और आप लोगों ने, मैं इसके नाम बोल रहा हूं वो साथ साथ नोट करते जाना है, ठीक है। दैट पोर्शन इज बेसिकली, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दिस पोर्शन, इट इज बेसिकली बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है, दिस इज बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है। ये जिसके साथ मैंने 1 लिखा है ये बोमैन्स कैप्सूल है, ठीक है। अब ये जो है आपके पास ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जहां से मैंने ये इसको एक्सटेंड किया जिसके साथ मैं 2 लिख रहा हूं, दैट इज बेसिकली ग्लोमेरुलस, दैट इज बेसिकली ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसके बाद ये जो थर्ड है ये वाला, ठीक है, दैट इज बेसिकली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये वाला जो आपके पास है, जो फोर्थ मैंने मार्क किया, दैट इज बेसिकली डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। और ये जो हमारे पास लास्ट है, ये जिसके साथ ऐसे बड़ा सा लगा हुआ है, फिफ्थ वन, दैट इज बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, दैट इज बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी थी हाइलाइट्स, ठीक है, या जो इसके लेबल्ड पार्ट्स थे उनके नाम। सो वी विल बी एंडिंग अवर लेक्चर ओवर हेयर, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक फील फ्री टू आस्क। और इसके